नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैं हूँ आदि अचिंत, हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी। सबसे पहले तो आप मतलब जो लोग जानते नहीं हैं वो तो पता नहीं किस दुनिया में है बट जानते हैं तो आप सबको पता है कि सर इज़ अ रिनाउंड ऑथर एंड सर ने एक किताब लिखी हुई है जो पीछे है। आई हैव रेड दिस बुक, इट इज़ अ ब्रिलियंट बुक, बहुत बढ़िया है एंड सर ने योगी जी के बारे में लिखा है। तो कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में मेरे को सर से बात करनी है। तो पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, आपका शो में प्रणाम बहुत-बहुत आदित्य। स्वागत है। आपसे थोड़ा दिन हो गया रिकॉर्ड करने में, मैं थोड़ा ट्रैवल में था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात मत करिए। इट्स अ प्रिविलेज कि आपने टाइम निकाला एंड आपके साथ बात भी करेंगे, सीखेंगे भी और आगे भी सीखते रहेंगे। तो सर मुझे ये बताइए योगी जी के ऊपर इस टाइम पे काफ़ी फ़ोकस है और अगले जो इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल में उसका कहते हैं ना कि लड़ाई अभी से छिड़नी शुरू हो चुकी है। हुँ, उत्तर प्रदेश हुँ, से बोलते हैं कि रास्ता दिल्ली तक जाता है, तो हुँ, ऑब्वियसली एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पोज़ीशन में है। आप कैसे देखते हैं सर ये लड़ाई को जो स्टार्ट में अभी है? हुँ। देखिए ब पहले से मैं थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा, जैसा आपने कहा था कि लड़ाई मतलब ये इस समय योगी जी पे चर्चा बढ़ गई है। वो हर समय ही रहती है, मतलब पिछले 9 साल से ही रहती है वो। इसलिए क्योंकि देखिए मुझे मेरा पैरामीटर लिटमस टेस्ट क्या है ना, मैं टीवी पैनलिस्ट हूँ, है ना? तो जी। मैं मान लिया हफ़्ते में रोज़ ही 1-2 डिबेट करता हूँ। मान लिया मैं हफ़्ते में 12 डिबेट करता हूँ, उसमें से 6-7 उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के अराउंड ही होती है, पिछले 9 साल से होती हैं। आप ऐसे कोई भी देख लीजिए डिबेट में। और उसके कई रीज़न्स भी हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा है ना? देखो न्यूज़ जनरेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूज़ जनरेट करती है, पार्लियामेंट के टाइम में बहुत न्यूज़ जनरेट होती है, क्योंकि बहुत कुछ विवाद होता है। और बाकी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा न्यूज़ योगी आदित्यनाथ जनरेट करते हैं, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है और वो कर बहुत कुछ रहे हैं और करने को है बहुत कुछ। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो डेटा में बहुत ही लो है। और दूसरा ये भी है क्योंकि जितना भी ये जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है, वो सब नोएडा में है। तो डोर स्टेप रिपोर्टिंग भी ज़्यादा है, क्योंकि आपका होम स्टेट है। हुँ। मतलब मीडिया जैसे मुंबई बॉलीवुड मुंबई में है, न्यूज़वुड सारा नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इन कारणों से उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग ज़्यादा भी होती है। चाहे कोई भी सीएम रहा हो। योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक स्टार सीएम है, इंडिया टुडे से लेकर हर रिपोर्ट में वो, जैसे नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल रेटिंग में नंबर 1 आ रहे हैं बहुत समय से, ऐसे योगी आदित्यनाथ नेशनल रेटिंग में नंबर 1 आ रहे हैं बाय बाय फार, हाँ, मतलब उनका हुँ। जो सेकंड जो भी होगा। तो इसलिए चर्चा का विषय भी है, जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस को ओवरटर्न करा है और उनके अलावा इंट्रिग भी ज़्यादा है आदि भाई, है ना? क्योंकि जब 2017 में वो बने तो लोगों ने कहा, "अरे! ये क्या बना दिया मोदी जी ने? ये क्या कर दिया? घंटी बजाने वाले बाबा जी, ये क्या उत्तर प्रदेश सँभालेंगे? 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह जैसे कद्दावर नेता भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाए यहाँ के। और इसमें इनको अपना मटफट चलाना आता होगा। Then people didn't realize lot of things. People didn't realize कि he was in parliament for 19 years. मेरे ख्याल से शायद पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा आदि भाई जो 19 साल पार्लियामेंट में रह के गया है। और 19 साल पार्लियामेंट में क्या, मतलब कम से कम 90-90% अटेंडेंस, मतलब नेशनल एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। नेशनल एवरेज से ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल एवरेज से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल प्रेज़ेंट कर रहे हैं। मतलब ही इज़ अ वेरी एंगेज्ड पॉलिटिशियन फॉर 19 इयर्स। और जब सदन में नहीं है, गोरखपुर में है, तो वो 300-400 लोगों का जनता दरबार ले रहे हैं। मतलब वो मतलब कम से कम साल के हज़ारों लोगों से मिल रहे हैं। जिसकी पेंशन नहीं मिली, जिसकी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसकी स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिसकी फसल बीमा नहीं मिला। सो ही हैज़ अ सैंपल ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल इन हिज़ माइंड, जिनसे वो पिछले 20 साल में मिले हैं, तो उनको पता है कि हो क्या सकता है। तो उस 19 साल के पार्लियामेंट्री जीवन के साथ, लाखों लोगों से डेली बात करके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, एज़ ए एमपी, जब एज़ ए एमपी आपके पास पावर भी नहीं होती है, जब मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इस तरह की विंडिक्टिव सरकारों के बीच में ही फ्लरिश, वो ज्ञान लेके जब वो लखनऊ पहुंचे, एंड विद ट्रेडिशनल विद मॉडर्न एजुकेशन ऑफ बीएससी एमएससी, एमएससी उन्हें 3 महीने पहले छोड़नी पड़ी, एंड विद वैदिक एजुकेशन। और उनके पास अपने आदि भाई 40 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। उनका अपना 400 बेड का हॉस्पिटल, अपना मतलब मठ का 400 बेड का हॉस्पिटल है, 5000 बच्चों का स्कूल है, 5000 बच्चों का कॉलेज है, नर्सिंग नर्सिंग कॉलेज है। मतलब तो उनका एक अपना अपना एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है। और इतने लोगों, तो ये सब नॉलेज लेके जब वो लखनऊ पहुंचे, विच पीपल डिस्काउंटेड, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने कहा एक दो स्पीच सुन ली, अरे बाबा तो हिंदू हिंदू करते हैं, तो इसलिए यही बाबा का आइडेंटिटी है, बाबा तो कुछ पूजा वूजा करते हुए दिखते हैं। पीपल डिडंट रियलाइज दैट ही हैज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। वो जब दिखने लगा एकदम से, तो वो चर्चा का विषय बन ही गया, क्योंकि उन्होंने खटाखट खटाखट जो करना शुरू करा, चाहे वो माफिया की क्लीनिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बजट बढ़ाना हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लाना हो, चाहे वो धार्मिक पुनरुद्धार हो, सब में जब देखा कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है ना, मतलब इधर बिल गेट्स से भी मीटिंग हो रही है और एम्बेसडर्स भी मिलने आ रहे हैं और वो गांव देहात में भी जा रहे हैं, तो वो किसी ने देखा नहीं था। आई थिंक इसलिए वो चर्चा का विषय रही पिछले 9 साल, और जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे मेरे ख्याल से वो चर्चा का विषय रहेंगे ही रहेंगे। तो देयर आई डिसएग्रीड विद यू कि वो अभी चर्चा का विषय है, वो पिछले 9 साल से चर्चा का विषय है। और अब मजे की बात है, एक हमारे यहाँ एक यूट्यूबर है 4 पीएम, वो मैं उनको बार-बार कहता हूँ, वो 8 पीएम चढ़ा के 4 पीएम पे शुरू हो जाते हैं।
और वो हर 15 दिन में मोदी की सरकार गिराते हैं और हर हफ्ते योगी की सरकार गिराते हैं। ऐसा वो कम से कम 100 बार कर चुके हैं। मतलब आपको पता है ना, जैसे हर चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के पास जाना रहता है अपना एक बताने। अब कुछ चीफ मिनिस्टर उसको प्रथा को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। योगी जी क्योंकि डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, तो वो अपना बिल्कुल जो भी उनकी डिसिप्लिन है उससे वो गवर्नर के पास जाते हैं। जैसे ही वो गवर्नर के पास जाते हैं, गाड़ी निकली, गवर्नर के पास जा रहे हैं, योगी इस्तीफा दे सकते हैं क्या? अरे नहीं भाईवा, वो हर हर 3 महीने में 2 महीने में जाना होता है उनको। और अपने 4 पीएम वाले क्या करते हैं, योगी जी क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं गवर्नर के पास? तो ऐसे चर्चाएँ लगी रहती हैं योगी जी के अराउंड। सर, अभी यहाँ पर अगर आप इसको पूरे जगह को देखें और जिस तरह से ये पूरा जो एनवायरनमेंट चल रहा है, अभी तो पूरा तो बोलते हैं ना राइट विंग के अंदर कहीं न कहीं पूरा एक ही एनवायरनमेंट है व्हिच इज़ यूजीसी, ठीक है? हुँ। तो यूजीसी के ऊपर आपका पहले ख्याल क्या है? और जिस तरह से मैं किसी को आई मीन किसी के एफर्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता बट जिस तरह से ये इस चीज़ को आगे लिया जा रहा है क्या इससे हमको रिज़ल्ट मिलेगा सर? देखिए, मैं भी यूजीसी पे सच में मन नहीं बना पाया हूँ कि वो कैसे आया, क्या हुआ होगा? देखिए, सबको उसकी प्रक्रिया तो पता है, 2011-12 का जो रोहित वेमुला का केस था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाने को कहा कि इस तरह का कोई भी, और ऐसा नहीं था गाइडलाइंस नहीं थी। तो उस समय की ड्राफ्ट गाइडलाइन वो तभी कांग्रेस गवर्नमेंट में ड्राफ्ट हुई थी। उसकी शायद अवधि आ रही थी, वो दोबारा से लाना था, लेकिन ऐसी कोई उसकी बड़ी प्रेसिंग अवधि भी नहीं थी, कोई इस डेट को लाना है, उसको लाना था कभी। सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा भी कोई नहीं गया। तो मेरे ख्याल से वो जो गाइडलाइन उस कांग्रेस सरकार में बनी थी और कोई ड्राफ्ट निकाले तो उसी समय की बनी है, कोई नई ड्राफ्ट नहीं हुई है वो। दोबारा कमिटी बनी थी, आई डाउट उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा उसमें जिक्र करा, शायद किसी ने बहुत ड्यू डिलिजेंस के बिना, बिना देखे उसको निकाल दिया। एक बार निकाल दिया तो वो फिर वो फांस बन गई कि आप इधर की साइड बोलोगे तो भी गड़बड़, इधर की साइड बोलोगे तो भी गड़बड़। पिछले 70 साल में क्या हुआ है, अननेसेसरली कास्ट को हमने एक टची टॉपिक बना दिया। आप बोल ही नहीं सकते, आप रिजर्वेशन पे डिबेट ही नहीं कर सकते, आप डिस्कस ही नहीं कर सकते, आप इंटेलेक्चुअल उस पे डिस्कोर्स ना, अरे रिजर्वेशन हटा रहे हैं, रिजर्वेशन हटा रहे हैं भाई। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 10 साल के लिए भाई, हैं? उसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं आज तक। तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो यानी कि मतलब वो तो फेल्ड तरीका है। और वो जो चीज़ 70 साल में नहीं हो पाई, 100 साल में नहीं हो पाई, तो यानी कुछ और तरीका हो सकता है क्या? हम कुछ और निकालें, लेकिन आप इस पर डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टची टॉपिक है। तो अब वो इधर का भी ना रहा, इधर का भी ना रहा। अब वो आ गया, उसमें देखा कुछ जो उसमें खासकर जो प्रोविज़न है, ऑलमोस्ट वो उसकी थोड़ा तर्ज उस तरह का है जो राइट्स के अगेंस्ट में बिल आया था, अगर आपको याद हो, कांग्रेस सरकार में, कि अगर कोई भी धार्मिक राइट्स होते हैं तो उसमें जो कल्प्रिट और विक्टिम की डेफिनिशन क्या है? जो कल्प्रिट होगा वो हिंदू समाज ही होगा, वो बहुसंख्यक समाज होगा बेसिकली, मेजॉरिटी होगा। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यूजीसी में यही कहा गया है कि भई अगर अत्याचार हो रहा है, तो वो एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ ही हो सकता है। अपर कास्ट के खिलाफ, सो कॉल्ड अपर कास्ट, मैं तो एक कास्ट के टॉपिक पे बड़ा, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था थी वर्ण की वो, उसको आपने यहाँ पे कास्ट में लाके ऐसा अंग्रेजों ने मुगलों ने ऐसा उसको सॉलिड कर दिया, और हम उस प्रथा को जीने भी लगे उसको। और हमने भी उसको उसी को सच्चाई माना। जो हमें किसी ने घुट्टी पिलाई, हमने उसी घुट्टी को जीवन मान लिया। इतनी सुंदर वर्ण की व्यवस्था को हमने इस जाति की व्यवस्था में लाके थोप दिया। वो आई थिंक भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वही है। मतलब वर्ण क्या था भाई? वर्ण एक तरह का प्रोफेशन कार्टलाइज़ेशन था, जो आज भी होता है। आज की फ़िकी क्या है? आज का नेस्कॉम क्या है? वो भी आज की जाति हो गई भाई। आज की लोहार मंडी क्या है? आज की कपास यूनियन या कपड़े वालों की यूनियन क्या है? वो वही वर्ण था कि भई एक ही तरह का काम करने वाले की मोनोपोली ना हो। आज भी अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ेंगे, तो पहली लाइन एक गरीब ब्राह्मण था। जिससे वो ब्राह्मण धन अर्जित करते, जिससे ज्ञान और धन एक साथ ना रह पाए, जिससे मोनोपोली ना हो पाए, है ना? उसको शस्त्र और शास्त्र की विद्या होती थी, शस्त्र की, लेकिन उसको वॉर में जाने की केवल लिमिटेड टाइम था जब वो वॉर में जा सकता है, जिससे शस्त्र और शास्त्र एक साथ हर समय ना रहें, जिससे वो मोनोपोली ना हो जाए। बड़े प्यारे कार्टलाइज़ेशन कर रखे थे कि भई जो आदमी और ब्राह्मण का सम्मान इसलिए था क्योंकि उसके जीवन का सम्मान था। उस प्रणाली का सम्मान था कि भई आप 4 बजे उठ रहे हैं, एक तरह का खाना खा रहे हैं, एक तरह का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसका सम्मान था सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम थी, वो तो शूद्रों की थी, वो वैष्णव की थी। आप किस तरह का खा सकते हैं, आप किस तरह का पी सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं। ब्राह्मणों का सबसे रिस्ट्रिक्टेड जीवन था। उस वजह से उनका सम्मान था, और आप जाति से बाहर आ सकते थे। हमारे पास ऋषि वाल्मीकि से लेकर ऋषि वेदव्यास से लेकर सबके उदाहरण है। मॉडर्न समय में उदाहरण है। चाहे हम बाबा रामदेव को देख लें, चाहे हम अम्मा को देख लें, मॉडर्न समय में उदाहरण है। आप जाति के बाहर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन हमने उसे जाति से बाँध दिया कि भई आप जिस घर में पैदा होगे। मेरा तो अभी किसी हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि हमारे हम तो द्विवेदी हैं। मैंने कहा, "भई कौन से 2 वेद आते हैं आपको?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, हमें तो नहीं आते।" मैंने कहा, "चारों के नाम बता दो।" तो मैंने कहा, "भई खाने-पीने के व्यवस्था ना आपके, है ना? आप ना सुबह उठने का आपका विचार है, आपके कपड़े बिल्कुल मॉडर्न हैं, ना आपको कुछ ना वेद पाठी है। तो मतलब क्योंकि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, इसलिए आप ब्राह्मण हैं।" तो मेरे ख्याल से उसको हम तोड़ दें तो अच्छा है। तो हाँ, यूजीसी की नॉर्म ने बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर दिया।
उसमें फिर क्या होता है जब आप सरकार की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, तो फिर जो गॉसिप है, वही एक्सप्लेनेशन बन जाती है। तो कोई अभी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज तक भी नहीं मिला कि यूजीसी गाइडलाइन क्यों आई, वो क्यों, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से हट गई और मेरे ख्याल से फिर कोर्ट में आएगा। तो उसपे मन बनाना बड़ा मुश्किल है कि वो क्यों आई थी। मेरे ख्याल से जिस तरह से सरकार चली है नरेंद्र मोदी की पिछले 11 साल से बड़ा सोच के, समझ के देश में जो विस्तार हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो कल्चरल फ्रंट पे हो, मुझे लगता है वो एक मेजर ओवरसाइट है। उनको लगा नहीं कि वो इतनी बड़ी बात होगी, मेजर ओवरसाइट है क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने देखा हो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से एग्ज़ामिनेशन होंगे, वो बहुत सा कैसे पीएचडी थीसिस होगी, कैसे गाइड उसमें बहुत और भी पढ़ाई की लेकिन क्या है वो बस क्लॉज़ एक एक ट्रबलसम है वो क्लॉज़ उसको हट नहीं भी होना चाहिए जिस तरह से वो लिखा गया है। या फिर होना चाहिए कि कोई भी जाति के खिलाफ हो अगर, भई उसमें तो किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी तरह का जाति सूचक शब्द जैसे बोला भी गया कि अगर मैं कंजूस बनिया बोल रहा हूँ या मैं पोंगा पंडित बोल रहा हूँ या मैं अपराधी ठाकुर बोल रहा हूँ, वो भी उतना ही जाति सूचक शब्द है। उन सबको इन्वॉल्व करा जाना चाहिए था उसमें। मेरे ख्याल से उसमें विवेचना होगी और समझ में आ रहा होगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि वो ओवरसाइट है। वो इतने सारे कामों के बीच में वो निकल के आ गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया उस क्लॉज़ पे। मुझे अभी भी लगता है कि वो सरकार की तरफ से सोच के नहीं आई गाइडलाइन। सर सबसे बड़ा जो इसके अंदर चक्कर हमने देखा है कि जो रिएक्शन आया सबकी तरफ से कि यार ये सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट करेगा और ठीक है, फेयर इनफ, दैट इज़ उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड उसके बारे में हमने भी बोला कि यार ये चीज़ ठीक नहीं थी, एंड उसके अंदर कोई डाउट भी नहीं है और ये चीज़ कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फैंटास्टिक, उसका हमने फीडबैक भी दिया और उसके बारे में हमने बात भी करी। अभी हुआ क्या सर, ये रीडायरेक्ट हो गया है। मोदी जी के ऊपर तो बात करते हैं बट मेरे को फोकस करना है अभी योगी जी पे, उसके बाद देन विल कम टू मोदी जी आल्सो। रीडायरेक्ट हो गया योगी जी के ऊपर, ठीक है? योगी को हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ये वो काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ हमारे 2+2 18 की थ्योरीज़ चलती हैं। मैंने म्यूट आपको सर। बोला ना मैंने आपको बोला ना कि अगर सरकार की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, उनके शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, तो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, कोई गॉसिप टेक प्लेस कर लेगी। तो क्या करा, नहीं ये यूजीसी बनाया गया है जिससे उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और योगी जी फँस जाएँ उसमें और योगी जी हार जाएँ। मतलब ये ना इतना बेहुदा तर्क है, तो मतलब बंगाल में जाति नहीं है क्या? तमिलनाडु में जाति नहीं है क्या? असम में जाति नहीं है क्या? जहाँ चुनाव होने वाले हैं अभी उनमें जाति नहीं है क्या? केवल उत्तर प्रदेश में जातियाँ हैं। जाति की चर्चा भारत में कहीं और नहीं होती है क्या? मतलब और भाजपा जो शीर्ष नेता थे वो चाहती है बंगाल हार जाएँ और असम हार जाएँ और तमिलनाडु हार जाएँ, तो कुछ नहीं होता, बस योगी जी को हराना है। ऐसा नहीं होता है ना मतलब हाँ, वो हो सकता है कि वो डिफरेंसेस हो सकते हैं और होते हैं बहुत सारे। भई स्टेट लीडरशिप में और सेंट्रल लीडरशिप में डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो अडवाणी जी और मोदी जी में भी हुआ करते थे। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो बिल्कुल ठीक भी है। भाई डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंस से इवॉल्व होती है पार्टी। डिफरेंसेस कहाँ नहीं हो सकते? कांग्रेस में डिफरेंसेस आप कर ही नहीं सकते, आप बाहर हो जाएँगे। आप अखिलेश यादव की पार्टी में डिफरेंस कर ही सकते हैं, आप बाहर हो जाएँगे। ममता की पार्टी में, स्टालिन की पार्टी में आप डिफरेंसेस कर ही नहीं सकते। किससे डिफरेंस करेंगे? आप ममता से लड़के कहाँ जाएँगे आप? राहुल से लड़के कहाँ जाएँगे आप? आप अखिलेश से लड़के कहाँ जाएँगे आप? स्टालिन से लड़के कहाँ जाएँगे आप? है ना? तो अच्छी बात है, डिफरेंसेस के बाद अगर कुछ अच्छी चीज़ इवॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके चक्कर में आप योगी जी को चुनाव हरवा देंगे, आपके सबसे बड़े भई योगी जी हर जगह रहते हैं ना, योगी जी गुजरात के चुनाव में स्टार प्रचारक होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसे कौन से चुनाव हैं पिछले 7, 8, 10 साल में उसके जिसमें पहले 5 की लिस्ट में योगी जी स्टार योगी प्रचारक ना नहीं हो। है। उसको है ना? और स्टार प्रचारक कौन बनाता है? योगी जी अपने आप को तो स्टार प्रचारक बना ही लेते हैं। सेंट्रल पार्टी बनाती है, उसमें शीर्ष नेतृत्व बैठता है। तो मेरे ख्याल से ये अमित शाह जी का हर 2 महीने में दौरा लगता है उत्तर प्रदेश में, साथ में एग्ज़िस्ट होते हैं। मोदी जी तो ड्रॉप ऑफ द हैट उत्तर प्रदेश पहुँचते हैं, क्योंकि वो तो सांसद भी हैं। वो तो हर महीने 2 महीने में हम तो गिनती भूल गए हैं। पहले तो हम कहते थे 10वीं बार आए, 15वीं बार आए, अब तो वो इतनी बार हो चुके हैं कि वो काउंट भी भूल चुके हैं। तो ये कहना कि वो आपस में मैं आपको ना इसका एक बड़ा मज़े का उदाहरण बताता हूँ। 2021 में कोरोना की वेव चली थी ना, 2021 में याद है जब प्रचंड वेव आई थी, सेकंड वेव जब कोरोना की आई थी, तो ये जून की बात है, 5 जून 2021 की बात है। 5 जून को योगी जी का जन्मदिन होता है, जो उनका डिक्लेयर्ड जन्मदिन है। तो उस दिन नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो कांग्रेचुलेटरी ट्वीट करते हैं, आपने देखा हो, वो तो स्टालिन को भी ट्वीट करते हैं, है ना? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो ट्वीट करा। तो मोदी जी का ट्वीट नहीं आया, तो दोपहर तक शुरू हो गया वो सारे वो 4 पीएम टाइप। और इधर अरे मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा, आपस में इतनी दिक्कत है कि अब तो मतलब शिष्टाचार तक एक जन्मदिन विश करने का शिष्टाचार तक खत्म हो गया अब तो, आपस में इतनी मतलब टेंशन हो गई है मोदी जी और योगी जी में। तो फिर शाम तक आ गया भई क्योंकि भई कोरोना का माहौल है, थोड़ा-सा माहौल उतना मतलब गमगीन जिन कहूँ तो वो सेलिब्रिटी ट्वीट्स नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन करके बधाई दे दी थी और उन्हें ये नहीं कोई बात बता दी। अब वो टॉपिक खत्म हो गया।
फिर 5 दिन बाद क्या लाया जाए, फिर देखा कि जो भाजपा उत्तर प्रदेश का पेज है, उसपे मोदी जी, अमित शाह की फोटो नहीं। फिर शुरू हुआ पूरे दिन में बात, देखो योगी जी ने फोटो हटवा दी मोदी जी, अमित शाह की। तो मेरा परिचय था, जो वो सोशल मीडिया का पेज चलाता है भाजपा का, जो टीम में। मैंने कहा, पूछा क्या है भैया? मैंने कहा, सर हमारा तो कभी 6 साल 7 से फोटो लगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं लगा? मैंने कहा, अरे हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो पेज भर जाता है, तो स्टेट का पेज है। और मैंने कहा, योगी यार, योगी जी ने तो पेज देखा भी नहीं होगा, वो तो ऑफिस ही कभी आते हैं जब, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने सीएम के काम में इतने रहते हैं, वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी कम ही आते हैं जब कोई ऐसी संगठन में बैठक होती है। तो मतलब ही हैज़ नथिंग टू डू मोदी जी का फ़ोटो लगे ना लगे। तो इस तरह ही, मतलब मैं ये वैसा ना, जैसे वो नहीं होता, जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, कि मैं तुम्हें अनफ्रेंड कर दूँगा, मैं तुम्हें ट्वीट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें लाइक नहीं करूँगा, तुमने उसका पेज क्यों लाइक करा? इस स्तर पे नहीं जी, जाएँगे ये लोग। बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, इन लोगों का 40-50 जीवन का एक सामाजिक जीवन है, देश के प्रति समर्पण है। अगर इनको कुछ करना होगा तो सामने से बात करेंगे, बैठक करेंगे, संघ इन्वॉल्व होगा उसमें, और हुआ भी है ना? लेकिन हाँ, तो इस तरह से भी गॉसिप मैं कह रहा हूँ कि उखड़ती हैं। कि यूजीसी गाइडलाइन इसलिए आएगी, योगी जी चुनाव हार जाएँ। योगी जी चुनाव हार जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा चली जाएगी। भाजपा उत्तर प्रदेश से चली गई तो आपको पता है भाजपा का क्या होगा कहीं पे भी। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अनफाउंडेड है। लेकिन हाँ, ऐसे थ्योरी बहुत अच्छी साउंड करती है ना, ये सुनने थ्योरी में बहुत बड़ा अच्छी साउंड। बिलीवेबल लगती है ये। सर एक इसलिए वो है, मज़ा दूसरा आता है लोग। दूसरा क्या होता है सर, जब कोई एक पर्सन ऑफ अथॉरिटी ये सब चीज़ें बोलनी शुरू कर देता है ना, तो फिर होता क्या है, पर्सन ऑफ अथॉरिटी या पर्सन ऑफ फॉलोइंग जब ये चीज़ें बोलनी शुरू कर देता है, तो होता क्या है कि लोग भी बोलते हैं, हाँ यार, ये बोल रहा है तो कम से कम कुछ तो इसके अंदर कुछ तो सच्चाई होगी, तभी वो बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो ये पूरा जो एकदम एक्सप्लोड करता है ये चीज़, ये बड़ी अजीब-सी लगती है मुझे सर। एंड यहाँ पर कहीं न कहीं अब हम देखते हैं जी, योगी जी और अमित शाह के बीच में डिफरेंसेस आ गए। अच्छा जी, ये कैसे हो गया जी? ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि सारी जो चुनाव की जितनी ये जो जो भी प्रमोशन करना है, उसकी लिस्ट तो अमित शाह ही बनाते हैं और सबसे ज़्यादा नाम योगी जी का होता है उसके अंदर। तो मेरे को योगी जी समझ का में नहीं सबसे आता ज़्यादा कि बैठकें, ये भाई जो टॉप 5 बैठकें सभाएँ होती हैं, रैलियाँ होती हैं, वो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी की जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी होती हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उस राज्य का उसकी होती हैं। उसमें वो टॉप 5 में रहती हैं। आपने खुद कहा वो उसमें अमित शाह जी इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्या? उसमें मोदी जी को नहीं पता रहता है क्या? अच्छा, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। 2022 में जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब उनकी शपथ कहाँ पे हुई? उनकी शपथ हुई इकाना स्टेडियम में। इकाना स्टेडियम क्या है? हुँ, हमारा जो लखनऊ का जहाँ पे आईपीएल के मैच होते हैं, जो होम ग्राउंड है। अब इकाना स्टेडियम में 1 लाख लोग आते हैं। उसमें मोदी जी बैठे, उसमें अमित शाह जी बैठे, उसमें राजनाथ सिंह जी बैठे, सारे बड़े नेता और शपथ क अटेंड करना किसी भी नेता के लिए सबसे बोरिंग काम है। क्योंकि हुँ, उसमें भाषण भी नहीं होता है, आपको एड्रेस भी नहीं करना होता है। 2.5 घंटे उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मंत्रिमंडल होता है, 60 लोगों ने शपथ ली होगी कम से कम, गर्मी हो रखी थी उस समय। और उसमें दोपहर के 4 बजे शपथ में मोदी जी 2 घंटे तो, और वो पूरी शपथ कौन ऑर्गनाइज़ करता है? शपथ तो नॉर्मली क्या होता है, राजभवन में ऑर्गनाइज़ हो जाती है। उसमें 500 हज़ार लोग आते हैं, 1 लाख लोगों के साथ शपथ पार्टी ने ऑर्गनाइज़ करवाई। कौन बड़ा हुँ, करना चाह रहा है योगी जी को? पार्टी बड़ा करना चाह रही है, उनको पता है कि उनका कद बड़ा है। तो जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें से जो कोई बड़ा सेकंड या थर्ड बड़ा प्रपोज़ल होता है उसे योगी जी पढ़ते हैं। वो कई बार से चला आ रहा है। उनकी सीटिंग कहाँ पे होती है पार्टी के किसी भी, जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आप दिल्ली में देखा करें होती है, योगी जी कहाँ बैठे होते हैं, पार्टी डिसाइड करती है। वो कहीं पीछे को नहीं बैठे होते। तो वो पार्टी ने कद उनका कद के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, उनकी खुद की राजनीतिक जीवन के हिसाब से, मैं तो ये तक कहता हूँ, आदि भाई, थोड़ा टॉल क्लेम है, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे अच्छा सीवी होगा योगी आदित्यनाथ का। हुँ, कैसे? कैसे? आप मुझे दुनिया का एक नेता बताइए, जो इस लेवल पे प्ले कर रहा हो, जो 19 साल नेशनल पार्लियामेंट में रहा उस कंट्री की, जो हुँ, 10 साल, मतलब 9 साल हो गए, 9 साल इतने बड़े स्टेट का, कितने बड़े स्टेट का? जिसकी जनसंख्या से ज़्यादा केवल 5 कंट्रियाँ हैं, केवल 5 देश ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है ना? पाकिस्तान से बराबर हमारी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उसका वो जो भी कहते हैं, कहीं गवर्नर कहते हैं, कहीं चीफ मिनिस्टर हेड कहते ऑफ हैं, कहीं स्टेट हो। हेड ऑफ द स्टेट हो, ऐसा 9 हुँ, साल रहा हो। अ, ये सब करने के बाद वो मात्र 54-55 साल का हो। ये सब करने के बाद, और वो किसी घराने से, किसी पॉलिटिकल फैमिली से ना आता हो। पॉलिटिकल फैमिली केवल भारत में नहीं है। जैसे आपने देखा जस्टिन ट्रूडो जो थे, वो उनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे कनाडा के, है ना? तो जो किसी पॉलिटिकल फैमिली से, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है ना? ऐसा मुझे तो कोई पॉलिटिशियन नहीं दिखा। मैंने बहुत सारे दुनिया के बड़े-बड़े देशों के 50 देशों के पॉलिटिशियन की हिस्ट्री चेक करी, जो 19 साल नेशनल पार्लियामेंट में रहा हो, 10 साल, जिसका 30 साल का सॉलिड पॉलिटिकल जीवन रहा हो, टॉप ऑफ द टॉप में, राइट? और ये सब करने के बाद वो मात्र 55 साल का हो, जिसके पास कम से कम नहीं तो 20 साल की खालिस राजनीति बची हो। ऐसे सीवी नहीं है।
वो स्ट्रॉन्ग सीवी है और वो पार्टी को पता है, भाजपा को पता है, संघ को पता है और उनको ड्यू क्रेडिट मिल रहा है उसका, मतलब उसको ड्यू इम्पोर्टेंस भी मिल रही है उसको। तो मेरे ख्याल से वो कहानियाँ हैं, वो चलती ज़्यादा हैं। मोदी अमित शाह का झगड़ा, मोदी योगी का झगड़ा, अमित शाह योगी का झगड़ा इज़ अ सॉलिड क्लिकबेट। क्लिकबेट है वो केवल, तो उसमें मज़ा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिफरेंसेस नहीं होंगे, डिफरेंसेस तो होते ही ना। डिफरेंसेस क्या होंगे? भाई 5 चीज़ें स्टेट में ऐसे डिसाइड करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 4 इस तरह से हो, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, उन्होंने कहा इसको टिकट दो, उसको टिकट दो, और अच्छी बात है ना, चर्चा हो रही है और किसी कोई एक कहते हैं ना, भई यू कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड, तो वो हो रहा होगा बिल्कुल। लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि थोड़ा खतरनाक विवाद और तना-तनी हो रखी है। वो आपस में चर्चा है, जो बड़ा नेता है, जिसका एक्सपीरियंस है, वो अपनी बात रख रहा है, वो अपनी बात रख रहे हैं और उसमें कभी इनकी बात चल रही है, कभी उनकी बात चल रही है। और कभी कि सक्सेस हो रही है, पार्टी को सक्सेस मिल रही है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इक्वेशंस आर अ टफ इक्वेशन टू सॉल्व ना। लोग बता देते हैं, इस कारण से उत्तर प्रदेश हार गए, उस कारण से उत्तर प्रदेश जीत। मैंने कौन हो भाई तुम? कैसे पता है तुम्हें? मतलब करोड़ों लोगों ने वोट करा, तुम्हें पता है सबके दिमाग में उसने इस वजह से ऐसे वोट कर दिया। मतलब मैं तो कहता हूँ कि एक वोटर का बिहेवियर जानना इसे मल्टी वेरिएबल इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसमें से एक वेरिएबल शायद थोड़ा-सा आपको पता हो और आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। भई वोटर बहुत कुछ देखता है। वोटर ये भी देखता है कि मेरा जीवन कैसे सुधरा, पिछले 8 साल, 9 साल में। मेरी सड़क, मेरा टॉयलेट, मेरा पानी, मेरा क वो अपनी जाति भी देखता है कि मेरे जाति का व्यक्ति क्या है। वो अपना वो जेंडर भी देखता है, मेरे जेंडर का व्यक्ति है क्या, मेरे समाज का व्यक्ति है क्या, लोकल व्यक्ति है क्या, मेरे धर्म का व्यक्ति है क्या, ये करने से प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या, ये बनने से चीफ मिनिस्टर बनेगा क्या, ये बाइपोल है क्या। वो वोटर बहुत स्मार्ट व्यक्ति है। वो सब की इक्वेशन के बाद वो एक कॉन्कोक्शन बनाता है और उस हिसाब से वो वोट करता है। और आप एक्सपर्ट होके बोलते हैं नहीं वो स्कीम से जीत गई सरकार। वो स्कीम का भी एक वेटेज हो सकता है। तो इसलिए उसको जो रीड करके ऐसे बता देते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत लेज़ी एनालिसिस है ना। वोटर एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है और कोई भी पॉलिटिशियन उसको फिगर आउट नहीं कर पाता है। ये मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने अच्छी राजनीति करी है पिछले 10-20 साल, कि इन्होंने जाति के आइडेंटिटी के पैरामीटर को की इम्पोर्टेंस को कम कर दिया। चर्चा में रहती है वो, लेकिन वोटर के बिहेवियर में वो अ, उसका वेटेज कम होता जा रहा है। परफॉर्मेंस लेड जो जो सरकारें हैं, उनका वेटेज तभी तभी भाजपा की सरकारें बार-बार रिपीट हो रही है। जहाँ भी आती हैं, अक्सर आपने देखा होगा, एक बार सरकार आती है, बहुत कम होता है कि भाजपा की सरकार एक बार आए और दूसरी बार ना आ पाए। और वो आपने उत्तर प्रदेश में देखा। आपको पता होगा कि इस बार का जो बजट योगी आदित्यनाथ ने पेश किया, वो 10वां बजट है कंटीन्यूअस एक सीएम का और ऐसा जीवन में नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के। मतलब उत्तर प्रदेश ने गोविंद वल्लभ पंत, एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव को तो मैं कद्दावर नेता नहीं मानता हूँ, आलसी नेता हैं वो। कद्दावर नेता दिए, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, बड़े-बड़े नेता दिए हैं ना। वीपी सिंह हमारे मुख्यमंत्री रहे, जो प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह हमारे मुख्यमंत्री रहे, जो प्रधानमंत्री हुए। तो इतने बड़े-बड़े दिए हैं, कोई मतलब आप अगर आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की लिस्ट देखेंगे ना, तो गोविंद वल्लभ पंत का 4.5-5 साल होंगे, उसके बाद 2 साल, 1 साल, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 2 साल, कोई 5 साल ही पूरे नहीं करा। पहली बार 5 साल मायावती ने पूरे करे, हुँ। 2002 से 2012 में, 12 से 17 में दूसरी बार अखिलेश यादव ने पूरे किए। आज तक किसी ने 5 साल नहीं पूरे करे 70 साल में गोविंद वल्लभ पंत के बाद। अब योगी आदित्यनाथ डेली अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, डेली। मतलब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कितनी वोलेटाइल है, किसी को टिकने नहीं देती है। जो किसी को टिकने नहीं देती है, वो योगी आदित्यनाथ को क्यों टिका रखा है उसने 9 साल तक? उसी उत्तर प्रदेश ने। मतलब अगर मैं हटाने के लिए वाइज़ हूँ, तो रखने के लिए तो मैं ही वाइज़ हूँ ना। मैं ही हुँ। मतलब जो जनता है उत्तर प्रदेश की। तो डेली अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं वो, हर दिन से। एक एक क्रिटिसिज़्म तो चलता है सर कि बोलते हैं कि भाई 2024 के रिज़ल्ट देखिए, मोदी जी के अपनी सीट के अंदर कम आए। मेरे को लगता है हाँ, ठीक है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, बट मेरे को एक फेक वोटर्स का बहुत बड़ा एंगल लगता है वहाँ पर कि उधर पे या तो फेक वोटर की रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा हुई हो, जो बीजेपी ने नोटिस नहीं करी है। इन लोगों ने अपनी आँख बंद कर ली उस जगह पे, दे कुडन्ट फिगर आउट व्हाट जी, हैपेंड। जी। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो, 2 करोड़ लोग अगर आप एसआईआर में काट रहे हो, यूपी में, तो आपको देख के ही लगता है, एक सबसे पहला ख़्याल तो वही आता है कि यार ये कहीं कुछ जी, गेम तो नहीं खेली गई थी उसी उसी जगह में, जी, जस्ट टू शो कि बिल्कुल। भई आप नहीं हो यहाँ पर। आई डोंट नो सर, मैं कोई इतना पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, आप क्या जी। कहते हो उसमें? देखिए 2024 के इलेक्शन को एनालाइज़ करने के लिए हम लोग 2 कुछ-कुछ गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग केवल उत्तर प्रदेश को एनालाइज़ करते हैं, है ना? हुँ, उस समय महाराष्ट्र में कम वोट आए, उस समय राजस्थान में कम सीटें आई। देखिए 3 स्टेट ने एक्सपेक्टेड बिहेव नहीं करा। जो 300 का आंकड़ा था आना था 290-300 का। उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। जैसा उत्तर प्रदेश बिहेव करता है वैसा बिहार क्यों नहीं बिहेव करा? बहुत सारा सोशो इकोनॉमिक सेम है ना? वैसा हुँ, बिहार में भी करना चाहिए था, है ना? तो राइट। ये मैं अपने तर्क को काट रहा हूँ, है ना? तो देखिए जो 3 चीज़ें चली, उत्तर प्रदेश में थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी ज़्यादा थी। कॉम्प्लेसेंसी ज़्यादा क्यों थी? भई मेरे पास तो धोनी, विराट कोहली हैं, मैं तो मैच हार हुँ, ही नहीं सकता। मतलब मेरे पास मोदी, योगी हैं, मैं तो मैच हार ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो एक कॉम्प्लेसेंसी थी। दूसरी पहली बात।
इस कॉम्प्लेसेंसी में जो विपक्ष की चालें थी उसको आपने देख तो लिया, लेकिन उस पे काउंटर नहीं करा। विपक्ष की क्या 3 चालें थी। पहली चाल, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण चला जाएगा। अमित शाह जी का जो वीडियो डॉक्टर किया गया, जिसको रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करा, जब उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटका में जो मुसलमानों को रिजर्वेशन ये लोग दे रहे हैं उसको हटा दूँगा। उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों की एससी-एसटी लगा दिया, आपको पता होगा वीडियो। उन्होंने कहा एससी-एसटी का रिजर्वेशन हटा दूँगा। ये अमित शाह जी का डॉक्टर वीडियो करा, एडिट करा और उसको रेवंत रेड्डी से ट्वीट करवाया। रेवंत रेड्डी से बिलीवेबिलिटी आया। बाद में रेवंत ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता था, गलती हो गई, सॉरी-वॉरी करके उन्होंने जो भी कहा, लेकिन वो एक बार चला गया तो चला गया। अखिलेश यादव ने उसको बहुत हुँ, स्मार्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स में यूज़ करा उत्तर प्रदेश में। और रिजर्वेशन जैसे मैंने कहा टची टॉपिक है। एक बार मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव के आसपास कुछ हल्का-सा बोल दिया था कि इस पे विवेचना होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअली हुँ, कहा था उन्होंने, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल सी एक बिल्कुल छोटी बैठक में। उसको वायरल करके बिहार में चुनाव में दिक्कत हुई। जी, तो ये दूसरा और तीसरा वो खटाखट, खटाखट पैसे आएँगे, खटाखट पैसे आएँगे, खटाखट पैसे आएँगे। और जैसे आपने कहा एसआईआर में गड़बड़। इन चीज़ों को उत्तर प्रदेश में नोटिस नहीं करा। ये जहाँ-जहाँ पे दिक्कत हुई क्योंकि बिहार में आपके पास पासवान के रूप में एक ऐसी पार्टी थी जो दलित वोटों को कंसोलिडेट करती है हर सीट। तो वो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाया। जहाँ पे दलित वोट एक मेजर फैक्टर है, जिस भी प्रदेश में दलित वोट एक मेजर फैक्टर है, जहाँ पे रिज़र्वेशन एक टॉपिक है, वहाँ पर दिक्कत हुई, जो महाराष्ट्र में दिक्कत हुई, जो राजस्थान में दिक्कत हुई, जो जो उत्तर प्रदेश में या जहाँ पे आपके पास काउंटर ऐसा एक नेता था, ऐसा एक दल था, सहयोगी दल या आपका भाजपा का नेता, जो उसको हुँ, हुँ, उस र्यूमर को शांत करने में सफल रहा। और राजस्थान में क्योंकि आपको पता था कॉम्पिटिटिव चुनाव था, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में विवाद तो नहीं, थोड़े से कन्फ्यूजन थे, जो जो मेरी जानकारी में है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कि भई देखिए भाजपा में टिकट अब बहुत प्रणाली से मिलता है। पहले एक सर्वे होता है, पहले दूसरा सर्वे होता है, फिर तीसरा सर्वे होता है, फिर संघ से पूछा जाता है, फिर लोकल कैंडिडेट लोकल जो जिला 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 अध्यक्ष है, जो जो वहाँ के विधायक सांसद हैं, उनसे पूछा जाता है। तब जाके ट्रायंगुलेट करके एक नाम आता है। उसमें एक 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 फॉर्मेशन में एक नाम आ रहे थे, तो कुछ 20-30 सीटों में ऐसा सुना जाता है बार-बार कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, है ना? और वो लेकिन जब विक्ट्री और लॉस होता है तब आप कहते हैं, अरे देखो मैंने तो ये कहा था। तो वो एक कन्फ्यूजन था उस समय। तो ये सब कन्फ्यूजन मिलके उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन वो करेक्ट भी एकदम से ठीक हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में भी आ गया। जैसे लोग कहते हैं अयोध्या की सीट हार गए, फैज़ाबाद की सीट हार गए। फैज़ाबाद की सीट पे कौन लड़ा? अवधेश कुमार लड़े, वो जीत गए। हुँ, 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 वो 8 या 9 बार के विधायक थे। फिर वो मिल्कीपुर सीट छोड़ी उन्होंने, उनकी सीट का नाम था मिल्कीपुर, जहाँ से वो फैज़ाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से 1 सीट से विधायक थे 9 बार के। जब मिल्कीपुर सीट छोड़ी उसका बायपोल हुआ, उसके बायपोल में कौन चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से? उनका लड़का, मतलब उनका लड़का मैं इसलिए बता रहा हूँ अवधेश प्रसाद जी का लड़का, मतलब वो एकदम से खुद ही लड़े, उनका पूरा वेट था उसके पीछे और वो चुनाव बुरी तरह हार गए। कितने कुछ ही महीनों बाद, तो यानी जनता को समझ में आ गया और जबकि हाँ, एक बात मैं बता दूँ, फैज़ाबाद सुनने में ऐसा लगता है अयोध्या में जानबूझ के सीट का नाम फैज़ाबाद है अभी भी। योगी जी ने जिले का नाम तो अयोध्या ही कर दिया, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में सीट का नाम फैज़ाबाद ही है। फैज़ाबाद कोई टिपिकल भाजपा की सीट नहीं है। नेवर बीन। 2000 हुँ, 2004 में 2009 में फैज़ाबाद अपने पास नहीं। देखो मोदी वेव में जो सीटें आप जीते उसको आप भाजपा की सीट मत मानिए। वो तो अमित शाह का चुनाव प्रबंधन, मोदी जी का प्रभाव, उनकी एक ब्रांड वैल्यू, उनकी एक गवर्नेंस वैल्यू उसने आपको जिताया है। आपकी टिपिकल सीट नहीं है वो बनारस की तरह। हुँ, हुँ, कि भाई वो तो आप मतलब मरे जो सीट आप 4 और 9 में जीते वो आपकी टिपिकल सीट है। 4 और 9 में क्यों जीते? 4 और 9 में आपका बुरा हाल था। 4 और 9 में आपने चुनाव हारे, आपकी सरकार चली गई 4 और 9 में। 4 और 9 में भी जो सीट मतलब आप बुरे हाल में भी जो सीट जीत गए। अब 14 और 19 में जो सीट जीते वो आपकी सीट नहीं है, वो तो अमित शाह का प्रबंधन और मोदी जी का प्रभाव उससे सीट जीते आप। गोरखपुर की सीट आपकी पक्की सीट है। वो आप पता नहीं कब से सदियों से जीते आ रहे हैं। वो जब बाईपोल में हारी तो बड़ी बात थी। एक बार आपको पता है गोरखपुर की सीट भी हार गए थे बाईपोल में। फिर हाँ, वो वापस आ गई। वापस आ गई वापस फिर आ से। गई सीट, वापस आ गई सीट। तो इसलिए मिल्कीपुर में करेक्शन हो चुका है। जो 9 बायपोल हुए उसमें से 7 भाजपा जीत गई। तो वो करेक्शन हो गया, मुझे लगता है जनता को समझ में आ चुका है कि वो जो एबरेशन हुआ उस समय जो वेव बनी और देखिए वो जो नारा था उसमें मेरे ख्याल से गड़बड़ थी भी। वो जो नारा था अब की बार 400 पार, उसमें मेरे हिसाब से फंडामेंटल क्योंकि मैं भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ता हूँ मार्केटिंग एक तरह से मार्केटिंग आप अपना थॉट थॉट बेच रहे हो, अपनी अपनी विचारधारा बेच रहे हो। अब की बार 400 पार में जनता के लिए कुछ नहीं। अब की बार 400 हुँ, पार किसके? मोदी जी के, सिर्फ है ना? सिर्फ पहले पहले क्या ओह! था अच्छे दिन आने वाले हैं, किसके अच्छे दिन आने वाले? जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। भाजपा के तो आएँगे, लेकिन अब की बार 400 पार ठीक है तो मैं क्या करूँ? आपके 400 पार आएँगे, मुझे तो अपनी बिजली पानी से मतलब है। तो मेरे ख्याल से मैसेजिंग भी सही नहीं थी और उसको अपोज़िशन ने बहुत स्मार्टली ट्विस्ट कर दिया, अब की बार 400 पार मतलब संविधान बदल जाएगा, रिज़र्वेशन चला जाएगा। जबकि रिज़र्वेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा भाजपा ने किया है। चाहे वो ओबीसी कमीशन बनाना हो, चाहे ईडब्ल्यूएस करना हो, उन स्कीम्स को एफिशिएंटली पहुँचाना हो,
पहले पहले ₹100 का ₹1 का 15 पैसे ही पहुँचता था, अब ₹1 का ₹1 पहुँचता है। इतनी सारी स्कीमें जो बढ़िया-बढ़िया आ गई हैं, जिससे आपको घर मिल रहा है, टॉयलेट मिल रहा है, गैस मिल रहा है। लेकिन वो ये जनता को जितना भी दे दो, चुनाव के समय इस तरह की जो इमोशनल मैसेजिंग है, वो चल जाती है। तो वही उत्तर प्रदेश में हुआ। तो मेरे ख्याल से उसको उसको उसी तरह से रीड करना चाहिए कि वो एक बार शेर आया चल गया, वो बार-बार नहीं चलेगा। सर, इसमें मेरे को अभी जैसे ये जो रिज़र्वेशंस की बात आपने छेड़ी है, इसके ऊपर काफ़ी जो जीसी वाले लोग बोलते हैं कि भैया देखो रिज़र्वेशन है, पूरा है एंड उसमें कई चीज़ें सही भी है, एक -40 में एक बंदा अंदर जा रहा है, ये हो रहा है, वो सब चीज़ें जितनी भी एनॉमलीज़ हैं। तो एक जो क्रिटिसिज़्म रहता है कि यार आप इतने टाइम रहे हो, कम से कम अपनी ब्यूरोक्रेसी तो कंट्रोल में कर लो क्योंकि ये नीचे से हो जाती हैं चीज़ें और एम्बैरेस कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। तो अगर ये इनका यहाँ पर कहाँ एक गैप बन रहा है सर? एक बहुत नहीं, बड़ा क्या गैप बन क्या रहा है जो एग्ज़ैक्टली किस चीज़ में एग्ज़ैक्टली आप पूछ रहे हैं आदि, जैसे किस चीज़ आपने में बोला गैप सर बन रहा ये किस तरफ जैसे यूजीसी का आ गया, कहाँ से आया सब पता नहीं है? चला। हुँ, ठीक है, इट हुँ, इट हुँ। केम इन एंड बाउंस्ड। वो एक एनईईटी का था जिसमें -40 का रिलीज़ कर दिया वो। नाउ इससे होता क्या है कि जो ये एक मेरिट बेस्ड और ये सब चीज़ें जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि अभी हम अच्छा जा रहे हैं, वी आर ऑल टुगेदर बटोगे तो कटोगे। ये पूरा सब कचरे के डिब्बे में जाके गिर गया। इसका इसमें कोई हाँ, डाउट नहीं देखिए है। ये नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ जीतने के लिए, कोई भी निर्माण करने के लिए, कोई भी बड़ी चीज़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको खराब करने के लिए बहुत छोटा-सा ही काम करना पड़ता है। हाँ, तो निर्माण करना, सृजन करना, कुछ मैसिव चेंज करना एक बड़ा काम है ना? जो बड़ा काम है, मैसिव काम है, सतत काम है, मेहनत वाला काम है, थकाने वाला काम है, दिन-प्रतिदिन ना ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट वाला काम है। खराब करने के लिए मैं एक अफ़वाह फैला दूँ, है ना? कि ये हटा दिया, रिज़र्वेशन हटा दिया, किसानों के साथ ये हो गया, ना वो अफ़वाह फैलाना आसान है। जो जो राहुल गांधी की टिपिकल पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा हर संसद के सत्र में वो एक तो कोई रिपोर्ट ले आते हैं। हुँ। कभी हिंडनबर्ग आ जाती है, कभी उनका फ़ोन हैक हो जाता है, कभी इस बार क्या हो गया है? इस बार क्या हुआ? वो मैं तो भूल रहा हूँ। नरवणे की बुक। इस बार नरावने की अनपब्लिश्ड बुक आ गई है ना? तो वो ऐसा कुछ ले आते हैं क्योंकि उनको पता है कि संसद ठीक से चलेगी तो उसमें नरेंद्र मोदी बोलेंगे, उसमें अमित शाह बोलेंगे, उसमें इनके अच्छे-अच्छे विधेयक आएँगे, बिल पास होंगे, तो अच्छा काम तो होता रहेगा लेकिन अच्छे काम की चर्चा ज़्यादा ना हो। तो वो उनका हुँ। टिपिकल टैक्टिक्स है जो हमने देख लिया, उनकी टैक्टिक्स है, जनता को हमें बार-बार समझाना ही पड़ेगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ जैसे ही कुछ आएगा वो कुछ लेके आएँगे। वो कभी अदानी का कुछ ले आएँगे बड़ा-सा और कुछ प्रूफ भी नहीं होता, उसमें से कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती है। चाहे वो वोट चोरी से लेकर, रफाल से लेकर, हिंडनबर्ग से लेकर सो मच सो कई जगह जाके उनको कोर्ट में माफी माँगनी पड़ी है, इन मेनी ऑफ द केसेस। लेकिन वो होता है ना आदि भाई जैसे आपने बड़ी सुंदर सी कमीज पहनी है व्हाइट कलर की। अब मैं लूँ कीचड़ बहुत सारी, फेंकता रहूँ, फेंकता रहूँ, फेंकता रहूँ, अब कित कुछ तो चिपकेगी ना। यही राहुल गांधी का तरीका, कुछ तो फेंको साला, कुछ तो चिपकेगा। और वो इनकी राजनीति है क्योंकि मेरे पास तो पॉजिटिव कुछ है नहीं। मेरी तो ना कोई दिनचर्या है, ना मुझे अपनी पार्टी पार्टी में लीडर्स को ऊपर लाना है। क्योंकि जो भी मुझ आपको याद है 2018 में एक मैगज़ीन इंडिया टुडे के कवर में यंग टर्क्स ऑफ राहुल बोल के एक फ़ोटो आई थी। हाँ। उस यंग टर्क में सब बाहर हो गए। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की फ़ोटो थी, बाहर। उसमें नितिन प्रसाद की फ़ोटो थी, बाहर। उसमें जितिन प्रसाद की फ़ोटो थी, बाहर। उसमें एक बचे हैं बस सचिन पायलट, वो भी आज यहाँ-वहाँ वाला मामला है उनका, वो कब बाहर चले जाएँ पता नहीं। उसमें सारे यंग टर्क्स उनके बाहर हो गए। तो ना तो आप पार्टी को तो उनकी पार्टी में तरीका क्या बचा है चुनाव जीतने का? थोड़ी अफ़वाह फैलाओ और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी बात भी हो रही थी कि समाज टूटे, बिखरे, भारत का नाम खराब हो, भारत की ब्रांड खराब हो, भारत की स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन खराब हो। कितनी बार हमने देखा है इंटरनेशनल फोरम्स में लोग राहुल गांधी का आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, हमारे अपोज़िशन वाले। पाकिस्तान से लेकर जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो भी एंटी इंडिया है, वो राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखो आपका तो अपोज़िशन भी कह रहा है, देखो आपके तो लीडर ऑफ अपोज़िशन कह रहा है, अब तो भाई लीडर ऑफ अपोज़िशन भी बन गए। उनकी बात का एक इंटरनेशनल वेट भी ऐड हो गया। उनकी हल्की बातों में वेट ऐड हो गया। तो उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू आर राइट कि ऐसे में जब आपका अपोज़िशन इतना विशियस है, आपको सुपर केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। हर आजकल तो एआई की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में इस समय। सुंदर पिचई से लेकर चैटजीपीटी के फाउंडर सब दिल्ली में हैं इस समय। आपको चाहे आप एआई का इस्तेमाल करें, हर डॉक्यूमेंट को स्कैन करें, हर रिज़ल्ट को स्कैन करें, कोई कोई एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स तो नहीं है। देखो कई बार क्या होता है ना इतने लार्ज नंबर नीट में लाखों लोग अपीयर करते हैं उसमें 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 कोई उसकी एक एल्गोरिथम बनी हुई है, उसके हिसाब से एक आदमी आ गया। निकल के। वो एक लेकिन क्या है वो अपोज़िशन तो एक इंडिविजुअल केस पकड़ेगा, उसको बिलो टू प्रोपोर्शन करेगा और यू विल लुक बैड। तो गवर्नेंस चलाना, सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है देखिए, है ना? क्योंकि आप डेली इतने सारे डिसीज़न ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार में क्या होता था? जब गलतियाँ होती थी तो वो फाइलें रोक देते थे। जिसे हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, कुछ करो ही मत। वो सबसे अच्छा था, स्टेटस को बनाए रखो। है ना? कुछ करोगे नहीं तो कुछ दिक्कत होगी। जैसा चल रहा है चलने दो। जनता को कह दो कि यार वो तो 50 साल से चला आ रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी क्या है इसको चेंज, उसको चेंज, योगी आदित्यनाथ क्या है इसको चेंज, उसको चेंज। जब आप चेंज करेंगे आपको पता है अयोध्या की हार में एक कारण और भी था।
खासकर अयोध्या जी, की क्योंकि वहाँ पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो बहुत सारी टूट-फूट हुई और मंदिर बने हुए तो 1-2 महीने हुए थे उस समय। तो लोगों ने मंदिर का जो फल आने वाला था, जो इकोनॉमिक फ्रूट आने वाला था, कल आईएम की बहुत सुंदर रिपोर्ट आई है, बल्कि पढ़नी चाहिए, मैंने ट्वीट करी हुई है। बहुत सुंदर रिपोर्ट है। आईएम लखनऊ ने बिफोर टेंपल, आफ्टर टेंपल की इकोनॉमी को कन्वर्ट किया है। वो जो लेकिन जो जी, फ्रूट है वो आए एक थोड़े थोड़े महीनों बाद। तो लोगों ने क्या किया, अरे ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, मेरी दुकान तोड़ दी, तो उसका भी एक फल पड़ा। तो जब भी आप निर्माण करते हैं, जब भी आप सृजन करते हैं, तो हर सृजन से पहले एक डिस्ट्रक्शन भी होता है। देखिए हमारा तो कॉस्मोस में ना शिवा शिवा का एक डिस्ट्रक्शन हाँ, है विष्णु के कंस्ट्रक्शन से पहले। तो वो जो डिस्ट्रक्शन है उसमें आप थोड़ी देर अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, यार ये क्या आ गया? अरे जीएसटी क्या आ गया? अरे अब इसको झेलो अब ना, है ना? अरे लॉकडाउन क्यों हो गया? अरे अब इसको झेलो, है ना? अबे नोटबंदी क्या हो गई? यार ये तो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। अबे यार ये ऐसे किसान लॉ ऐसे क्यों आ गए? अभी क्या मेरा स्टेटस को से चेंज हमने इतना हमारी किसी सरकारों ने हमें स्टेटस को से चेंज ही नहीं करवाया कभी। इसलिए हमें स्टेटस को चेंज करने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है थोड़े समय। लेकिन जब ठीक हो जाता है तो हमें लगता है अरे वाह! कितना बढ़िया है। फास्टैग अब हमें लगता है कि बचपन से था। ऐसा लगता था नेहरू जी लाए थे फास्टैग। लेकिन जब स्टार्टिंग में आया था तो याद है कितनी दिक्कत होती थी हाइवेज़ पे। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, वो आगे-पीछे कर रहा है। लेकिन अब कितना स्मूथ हो गया। जब जब स्टार्टिंग में ये यूपीआई पेमेंट थे तो अजीब लगता था। अब तो यूपीआई पेमेंट इज़ लाइक मैं अभी अपनी जो योगी जी की मेरी बुक पे मूवी आई है उसके लिए यूएस गया था। मुझे तो आज स्ट्रगल ही कर रहे हैं वो लोग, आज भी गाड़ी घिस रहे हैं। सर ये नहीं चलेगा, ये मास्टर है, ये वीज़ा है, या लाना है, या फलाना है। यहाँ बैठे-बैठे ₹5 से लेकर 1 लाख रुपए तक आप किसी को भी दे दो। आपकी मैं डिबेट करते-करते यहाँ पे भी पैसे भेज दूँगा। किसी को अपने मित्र को पता भी नहीं लगेगा। हमारे पेमेंट सिस्टम्स आर द वर्ल्ड क्लास, लेकिन हमने ना इस बात को मान लिया है कि हाँ, ये तो था ही। ये तो मुझ करेक्ट। अब आपका आधार, आपका आई स्कैन, इंडिया इज़ अ वेरी इंडिया के एयरपोर्ट्स देखें, इंडिया के हाइवेज़ देखें, द वे वे इंडियन इकोनॉमी ऑपरेट्स, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड आउट है। बट हुँ, हाँ, हमारे यहाँ क्या है, विषम ज़्यादा चीज़ें हैं। हमारे यहाँ गरीबी और हमारे पास सीक्वेंशियल टाइम नहीं है कि हम पहले एक चीज़ सॉल्व करें फिर दूसरी पे जाएँ। फिर वो सॉल्व करें दूसरी पे जाएँ। हमारा सारी इसी चीज़ें एक साथ डेवलप हो रही है। इसी जी। गैप में जो हमारे कई जगहों पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई जगहों पे कुछ और हुँ, ऑफिशियल्स हैं, वो हुँ। गेम खेल जाते हैं सर। गेम खेल एंड जाते हैं, बिल्कुल। ये समवेयर डाउन द लाइन ये एक वो जो डायलॉग आता है कि भई सरकार तुम्हारी लेकिन सिस्टम हमारा, वहाँ पर आके ये फँस जाते हैं। एंड आई हैव हुँ। सीन दिस मल्टीपल टाइम, देखिए ये आके फँस जाते हैं जी, ऐसी बिल्कुल, जगहों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे देखिए आप मतलब किसी भी पीछे स्टेट की हटो तो मरो, ब्यूरोक्रेसी पीछे हटो तो मरो, आगे जाओ तो मरो। हुँ, देखिए अब ये देखिए, वही यूजीसी कह रहा वैसी हूँ। है, गले में फंडा हुँ। लेके बिल्कुल पड़ा हुआ फंदा है। है। आप अगर आप हटाएँगे तो कहेंगे अरे आप तो एससी-एसटी के अगेंस्ट में आ रहे हैं, आप अगर रखेंगे तो आप सवर्ण के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो बहुत टाइट रोप वॉक है। मैंने कल बल्कि एक डिबेट में था कि वो मानक गुप्ता पूछ रहे थे कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है? शेड्यूल कास्ट का सबसे हुँ, बड़ा नेता कौन है? मैंने कहा ये टर्म आ क्यों रही है? इसका नेता कौन है, उसका नेता कौन है? जो सड़क बनाए, जो आपको पानी दे, जो आपके देश की प्रतिष्ठा लाए, जो इकोनॉमी को अच्छा करे, जो डिफेंस में अच्छा हो, वो अच्छी सरकार है। वो मुसलमान के लिए भी अच्छी है, वो एससी के लिए अच्छी है, एसटी के लिए अच्छी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लीडर एससी के लिए अच्छा है, ये लीडर एससी के लिए नहीं? अगर आपकी सरकारें कोई भी सरकार अच्छी चला रहा है, चाहे वो किस पार्टी का हो, जिसने इकोनॉमी अच्छी करी, जिसने भारत का डिफेंस अच्छा रखा, जिसने अफर्मेटिव एक्शंस मतलब जो सोशल ऑर्डर है, उसको ठीक रखा, वो अच्छी सरकार है। चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो ओबीसी की हो। ये भावना अगर आ गई तो फिर आप इस ट्रैप से बाहर आ जाएँगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अ, जब आप परिवर्तन लाते हैं, बहुत सारा परिवर्तन लाते हैं, तो जो केओस होता है 1-2 महीने का, 6 महीने का, किसी भी नहीं चला, तो उसमें बहुत सारा प्ले करने का टाइम होता है। उस समय आपका कम्युनिकेशन शुड बी ओवर कम्युनिकेशन। आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, बार-बार देना पड़ेगा, हमने क्यों करा? किसान लॉ से अच्छी भारत में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती थी वो 3 चीज़। आई नहीं थी। अगर हुँ, आ ही नहीं सकती थी, उससे अच्छी कोई चीज़ अगर और वो पूरी भारत की क्योंकि भारत की इकोनॉमी में अभी भी एक मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर है। अगर वो मॉडर्नाइज़ हो जाता पॉलिसी वाइज़ तो अनफॉल हो जाता एग्रीकल्चर और भारत की इकोनॉमी अनफॉल हो जाती। वो 3-4 स्टेट्स के स्टेट 3-4 में ढाई स्टेट के, ढाई भी नहीं कहूँगा, थोड़ा पंजाब, थोड़ा हरियाणा, थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश। उसके किसानों उसके जो बड़े किसान थे, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों उन्होंने लेके बंधक बना के एक पूरी टूल किट के थ्रू कांग्रेस को मिला के, आम आदमी पार्टी को मिला के, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने किसान उनको डिरेल कर दिया, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये जो प्रॉब्लम है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसान मरे जाके, मेरा एजेंडा चल जाए। आपको इसका एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता का। आयुष्मान भारत याद है 2019 में आया, सॉलिड स्कीम है ना? लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया से इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 लाख तक का बीमा है पूरे परिवार का, है ना? लोग ओबामा केयर से कंपेयर करते हैं, ओबामा केयर का बाप है मोदी केयर, है ना? जो आयुष्मान भारत है ना अमाउंट वाइज़, कवरेज वाइज़। 19 में आया, ममता बनर्जी ने 2 साल तक जो पहला चुनाव 21 वाला चुनाव हुआ, 2 साल तक लागू ही नहीं किया आपने। पीएम किसान लागू ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? अरे यार उसमें तो जैसे ही पैसे जाते हैं मोदी जी का मैसेज आता है, जनता मोदी जी की फैन हो जाएगी। मेरी जनता मरे आई डोंट केयर, किसान मरे आई डोंट केयर। ये ममता बनर्जी का आउटलुक है। कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता पीएम किसान मिले,
₹6000 आपके किसानों को मिल रहे हैं, आई डोंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से मिल रहे हैं, आई डोंट केयर, लेकिन मोदी ना पॉपुलर हो जाए वेस्ट बंगाल में। मतलब ये लोग इस लेवल के विशियस हैं, इनके लिए पॉलिटिक्स इतनी विशियस है। जैसे आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अखिलेश यादव ने, जो हमारे यहाँ बस्ते बँटते हैं ना, बस्ते बँटते हुँ, हैं जब उसपे प्राइमरी स्कूल में, तो हुँ, उस बस्ते हुँ, पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फ़ोटो थी। हुँ। जब योगी सरकार आई, उसके स्टार्टिंग में उसका स्टॉक बचा था, योगी जी ने वही बस्ते बँटवाए। मतलब उनका बस्ते छप गए तो बँटवाओ ना यार, कौन सरकार का पैसा है, क्यों खराब करना है? बस्ते बँटे बँटाओ, वो सर प्रचार होगा, अधिकार है सर ये तो उनका है, पिछले में बँटवाओ। इसे कहते हैं कि भई मेरी जनता के पास बस्ता तो पहुँचेगा ना, इसका छपा है, उसका छपा है, मैं सारे छपवाने में तो पैसे नहीं खर्च करूँगा उनका फ़ोटो हटाने में, राइट? तो कई बार ये देखना पड़ेगा कि अगर आपकी गुडनेस, योर गुडनेस फॉर द सोसाइटी कैन बी डेट्रिमेंटल फॉर योर गुडनेस फॉर योर पॉलिटिक्स। तो ये है। सर आखिरी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूँगा अभी जैसे ये जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है? एंड प्रो यूजीसी भी चल रहा है और एंटी यूजीसी भी चल रहा है। एंटी यूजीसी हमारे जैसे नेशनलिस्ट की तरफ से जो लोग बोल रहे हैं यार ठीक है, मैं इसमें एक अवसर भी देख रहा हूँ कि भैया जो डिस्कशन सड़क पे नहीं होते थे, आज वो डिस्कशन खुले में हो रहे हैं, तो आई लुक एट इट इन अ पॉजिटिव कि यार राइट। हाँ, ठीक है, कुछ तो आगे चल रहा है। बट क्या ये प्रोटेस्ट हाइजैक हो रखे हैं सर अभी? नहीं, बिल्कुल हाईजैक हो रखे हैं। जनता को नहीं टाइम है इस समय, जनता प्रोग्रेसिव है भारत की। भारत जैसा एस्पिरेशनल देश नहीं है इस समय। बहुत कम देश हैं जो भारत के लेवल का एस्पिरेशन है जिसमें जिसमें इतनी ग्रोथ है, जिसमें सड़क-सड़क पे जॉब है, हर तरह के जॉब है। आज भी चिढ़ाया जाता है मोदी जी को, मोदी जी ने कहा पकौड़े बना के पैसे, भाई पकौड़े बना के क्यों नहीं पैसे बनाओ? जो स्ट्रीट वेंडर इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है भारत की। हर आदमी को गिग गिग इकोनॉमी इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी इन इंडिया। अभी मैं ब्लिंकिट से कुछ मंगवाया था तो आपका पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तो मैं बात करने लगा भाई कितने ऑर्डर ले लेते हो एक दिन के? उसने कहा सर 30-40 हो जाते हैं। मैंने कितने पैसे मिलते हैं? सर एक के 40 मतलब ₹1200-1500 कमा रहा है वो आदमी एक दिन का। कह रहा था ज़्यादा मेहनत कर लेते ज़्यादा कमा लेते हैं जिस दिन करना होता है तो। वो बढ़िया 30-35 उसकी कोई स्किल है नहीं ज़्यादा। तो जिसको आप स्किल कर पा रहे हो भारत बड़ा देश है, आपको हर तरह की चीज़ ट्राई, जिसको आप स्किल कर पा रहे हो उसको फैक्टरीज़ में भेजो, जिसको स्किल नहीं कर पा रहे हो उसको गिग में भेजो। आपको तो जो आदमी अब 25 साल 30 साल का हो गया वो अब स्किलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है वो। उसका पार हो गया तो उसको क्या करेंगे? उसको छोड़ नहीं देंगे। उसको गिग में चाहे वो ओला चला रहा है, उबर चला रहा है, राइडर बना लाखों लोग बने हुए हैं। तो क्या है जिसको जिसको नहीं ठीक करना है राहुल गांधी जैसा एक आदमी कुछ बोल के भाग जाएगा, है ना? तो आपने ठीक कहा यूजीसी की डिबेट आ रही है, एक सर्कल्स में आ रही है और वो हाइजैक्ड है। उसमें कांग्रेस के लोग छोड़े हुए हैं, समाजवादी ने लोग छोड़े हुए हैं। वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो आपको वैमनस्य पैदा करेंगे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। देखिए क्या होता था क्या कहते हैं आदि भाई, इनके पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था चुनाव जीतने का। अब वो चुनाव का वो फॉर्मूला मिटा दिया है मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने, है ना? वो फॉर्मूला क्या था कि मुसलमानों को अपीस करो, उनका तो एन ब्लॉक वोट वोट ले लो, है ना? कि हिंदू ये कर देगा, हिंदू ये कर देगा, हिंदू पार्टी आ जाएगी। और हिंदुओं को कभी हिंदू फ़ील मत आने दो। हिंदुओं को तुम हिंदू नहीं हो भाई। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम दलित हो, तुम फलाना हो, तुम फलाना हो और उसमें से 1-2 कास्ट को को-ऑप्ट कर लो किसी ना किसी तरीके से और आपका काम हो गया। 25-30% में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में आप चुनाव जीत जाते हैं। अब मोदी ने आके मोदी ने कंसोलिडेशन 2 तरह से करा। एक तो उसने हिंदू को एक करा, चाहे वो राम मंदिर मूवमेंट हो, चाहे जिस तरह से जो उसका कल्मिनेशन हो या जो भी चीज़ें हमने देखी, चाहे वो 370 की बात आती है, जो और मंदिर एक नहीं है, आप ऊपर से शुरू करें तो केदारनाथ का जो जीर्णोद्धार हुआ, अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ, जो उज्जैन में हुआ, जो प्रयाग में हुआ, जो सोमनाथ में हुआ, मतलब ऐसा या तो अहिल्याबाई होलकर के समय में हुआ था 250 साल पहले अब हुआ है। किसी ने मंदिर टच ही नहीं करे थे। मंदिर वाज़ बट टच मी नॉट प्रोपोज़िशन राइट? सामने से बेच डाला अपना, जो विदेशों में भी होता है। विदेशों में जहाँ से ये लोग सारा सीख के आते हैं ना, सारा ह्यूमन ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज़्म, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वहाँ पे तो यूके में द क्वीन इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द चर्च बोथ। जो आप ओबामा की शपथ देख लो, चाहे ट्रम्प की शपथ देख लो, बिफोर गोइंग टू द टे फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक ओथ ऑन अ बाइबल और उसके पहले वॉशिंगटन डीसी के चर्च में जाते हैं, उसके बाद वॉशिंगटन डीसी के चर्च में जाते हैं। उसमें ऑफिशियल सेरेमनी होती है उसमें। वो लोग सेक्युलर है। हाँ, मोदी जी अगर गंगा के पास चले जाएँगे तो वो सेक्युलर नहीं, राइट? तो ये जो जो ऑर्डर चेंज हुआ ना इनका कि यार ये तो फॉर्मूला ही चला गया, अब तो मोदी ने तो कंसोलिडेट कर दिया। मोदी ने हिंदू को एक कर दिया और मोदी ने बेनिफिशियरी के नाम पे भी एक करा। बेनिफिशियरी के नाम पे एक करा कि भई भई मैं मोदी को इसलिए वोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ। मैं कास्ट लाइन्स पे किसी आइडेंटिटी पे वोट ही नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे घर मिला, क्योंकि मुझे टॉयलेट मिली, क्योंकि मुझे लॉ एंड ऑर्डर मिला, क्योंकि मुझे सड़क मिली, क्योंकि मुझे रोज़गार मिला। एंडलेस लिस्ट है। सबके पास अपने-अपने रीज़न है मोदी को वोट करने के लिए, योगी को वोट करने के लिए। तो या तो इस वजह से या हिंदू। तो ये जो इक्वेशन मिट गई इनकी, तो अब इनको क्या करना मुझे ये जो डिफरेंस लाइन्स हैं, ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, इसको मुझे फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये फिर से उसमें लग गए और इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग को-ऑप्ट होंगे विदेशियों से,
जो भी इंडिया को तोड़ने में लगा उससे कॉप्ट होंगे। उनको इंडिया को तोड़ने का अलग अलग मतलब है, क्योंकि उनको आज भी लगता है जो पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड है, जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, उनको लगता है ये लोग हिंदू रह कैसे गए यार? पूरी दुनिया को तो कन्वर्ट कर लिया मैंने। ये कैसे रह गए? तो ये हम एक तरह से आँख में हड़ता है ना इसको बोलते हैं। हम लोग आँख में हड़ते हैं आज तक। यार ये कैसे रह गए? ये लोग अभी भी अपने मंदिरों को लेके बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। इनके प्रयाग में 60 करोड़ 65 लोग करोड़ लोग आ जा रहे हैं। मंदिरों में 60-60 करोड़ लोग जा रहे हैं। ये आज भी धार्मिक लोग हैं। इनका चंद्रयान भी जा रहा है तो उसके पार्ट्स पहले तिरुपति में पूजा हो रही है, तो उनको समझ में नहीं आता है। ये योगा कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिज़्म में है। ये अलग ही तरह के लोग हैं। इन्होंने हमारा टीका भी नहीं खरीदा फाइज़र का, इन्होंने टीका भी अपना बना लिया कोरोना का। तो ये लोग स्मार्ट भी हैं, कंप्यूटर की कंपनी मतलब गूगल भी इन्हीं का, माइक्रोसॉफ्ट भी इन्हीं का। तो हम लोग बड़े ऑड लोग हैं ना, कहते हैं ये लोग कौन आ गए यार, ये अजीब से हमारे। इनका प्राइम मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट है, उसकी रेटिंग भी इतनी फेमस है, वो जाता है तो मतलब दूसरी कंट्री में मोदी जी 50,000 लोग इकट्ठे कर लेते हैं जाके, अमेरिका में जाके, यूके में जाके, कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो हम लोग हटते हैं आँख में। तो इसको ऑर्डर को चेंज करने के लिए आपको सोरोस फार्मूला, टूल किट फार्मूला को-ऑप्ट होने के लिए बैठा है। राहुल गांधी बैठे हैं को-ऑप्ट होने के लिए, अखिलेश यादव बैठे हैं को-ऑप्ट होने के लिए, ममता बनर्जी बैठी है को-ऑप्ट होने के लिए। भाई मुझे चुनाव जितवा दो, आई डोंट केयर, बाकी मेरा देश टूटे, मेरे किसान मरे, मेरे यूथ मरे। तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और तभी इस तरह के पॉडकास्ट जो सुने जाते हैं, बात को बार-बार कहना पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज़ ना, जैसे मुझे किसी ने अभी कहा रिसेंटली, आदि भाई इम्पोर्टेंट बात है कि भई आप अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को कंपेयर कैसे करते हैं? वो भी दोनों युवा नेता हैं, बस 1 साल का फ़र्क है। अखिलेश यादव 1 साल छोटे हैं योगी आदित्यनाथ से। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ इज़ अ सिंबल ऑफ तपस्या एंड अखिलेश यादव इज़ अ सिंबल ऑफ आलस्य। तो इस अल तपस्या वर्सेस आलस्य, वो कैसे, जैसे दोनों में एक बड़ी मज़ेदार समानता है। दोनों ग्रेजुएट हैं और दोनों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ी हुई है। मतलब बीच में करने के बाद छोड़ दी है। दोनों में समानता है, मतलब योगी जी ने भी अपनी एमएससी करते-करते छोड़ दी, इन्होंने भी अपनी मास्टर्स अखिलेश यादव ने करते-करते। लेकिन कारण क्या है दोनों के, ये आपको जान के बड़ा मज़ा आएगा। योगी जी का कारण है कि जब वो एमएससी कर रहे थे तभी उनके कई वो मिले महेंद्र बद्रीनाथ से, और तपस्या करने के लिए, योगी बनने के लिए, तप करने के लिए उन्होंने अपनी एमएससी छोड़ दी, अपनी मास्टर्स छोड़ दिया, वो सन्यासी बन गए। अब अखिलेश यादव गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए वो, सिडनी की यूनिवर्सिटी में। अब आखिरी मास्टर्स क्या होता है विदेशों में अधिकतर जगह, आपको 10,000 वर्ड की, 15,000 वर्ड की डिसर्टेशन सबमिट करनी पड़ती है। एक ओरिजिनल थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। ये मेरा काम नहीं है, मैं राजा का बेटा हूँ, ये सब करने-वरने नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़-वढ़ लूँगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने वो थीसिस लिखी नहीं। कैन यू इमेजिन दैट? उन्होंने थीसिस सबमिट नहीं करी और वापस आ गए। मतलब एक आलस से, वो उन्होंने मतलब योगी आदित्यनाथ ने एमएससी तपस्या के लिए छोड़ा, अखिलेश यादव ने अपना मास्टर्स आलस्य के लिए छोड़ा। तो इनमें कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। तो अखिलेश यादव के पास क्या है? एमवाई को मैं कैसे ब्रॉड करूँ? अपना मुस्लिम यादव बेस कैसे ब्रॉड बेस करूँ? मैं जातियों में लड़ाई लगाऊँ आपस में। ये उनके पास और कोई टेक्निक ही नहीं है। उनको चुनाव लड़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि अपने टाइम में कुछ काम करा नहीं। अब क्या करूँगा? दूसरे काम को खराब करूँगा और मैं जातियों में वैमनस्य पैदा करूँगा। ये उनकी ट्रिक है, बस। इस ट्रिक मुझे को वही लग जनता रहा जनता फेल ना होने दे। है मुझे वही लग रहा है सर, क्योंकि कहीं न कहीं ना, ये जो हमारा जो एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट है, हमारा जो एक लेजिटिमेट डिमांड है, उसको पूरी तरह से हाइजैक कर लिया है। मेरे को तो कुछ ये बात लग है। रहा है सर। अरे वो तो इस समय मैं जब डिबेट में जाता हूँ, उतने खुश है ना वो लोग कि चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाला मुद्दा हो, चाहे यूजीसी वाला, उनको ये तो थाली में आ गया यार। जबकि उनको किसी साधु स्वामी से कोई उनको सरोकार नहीं। मतलब जितना वो स्वामी जी कर रहे हैं, तो मतलब राहुल गांधी तो प्रयाग कुंभ में तक नहीं गए। राहुल गांधी, हुँ, अखिलेश यादव दोनों राम मंदिर नहीं गए। मतलब अखिलेश यादव के घर से और गाड़ी शुरू करें विक्रमादित्य मार्ग में, तो अखिलेश भैया और डिंपल भाभी बैठे तो 2 घंटा लगेगा अयोध्या जाने में। इतनी अच्छी सड़कें बना दी है योगी जी ने। आज तक नहीं की। कैन यू इमेजिन दैट? कहते हैं राजा अयोध्या अवधेश प्रसाद को बगल में बिठाते हैं। लेकिन और अवधेश प्रसाद भी अभी गए टेंपल, जो अयोध्या में सांसद जीत के आए हैं, वो हाँ, अभी गए कुछ महीनों हाँ, पहले। वो 2 साल में टेंपल अब जाके आए। तो इनको कोई मतलब नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक बार कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे विसर्जन को लेके 2015 में, तो पिटाई करी इस सरकार ने। बाद में कहा हमने माफी मांग ली, वो माफी-वाफी झूठी है पूरी। 12 से लेकर 17 तक सरकार रही, कोई माफी नहीं मांगी उन्होंने। 22 के चुनाव से 2 महीना पहले जब लगा कि अरे हिंदू वोट नहीं मिलेगा, तो जाके उनके पास चले गए एक बार। हाँ, तो कोई माफी-वाफी उन्होंने ऐसी कोई बड़ी नहीं मांगी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। लेकिन हाँ, उनको तो लग रहा है इस समय अच्छा मुद्दा है तो पकड़ लो इनको। तो पकड़ हाँ, लो इसको। लेकिन मुझे लगता है कि जनता स्मार्ट है, जनता 24/7 मीडिया को सुन रही है, समझ रही है। चाहे वो माघ मेले का टॉपिक हो, चाहे वो यूजीसी का टॉपिक हो। मेरे ख्याल से जनता को एक चीज़ देखनी चाहिए, जो नेता कह रहे हैं, उस पे तो सुनना चाहिए, जो नेता कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। क्योंकि तो कह के तो मैं कुछ भी निकल जाऊँ ना, कि अरे भाई योगी सर, जी ने कहने तो 9 साल में कहने कहा, वो करा क्या? कहने तो आजकल ये बोलते हैं भैया मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं हिंदूज़ के लिए। मैं बोलता हूँ भाई ये क्या बात कर रहे हो आप? ये बड़ा सुनने में आता है ना, कई जो बिल्कुल, मैं उसे हाइपर हिंदू बोलता हूँ कि मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं वो। देखो मोदी जी ने जो वो चाह रहे थे नहीं करा, वो अच्छी बात है कि आप एक्सपेक्ट मोदी जी से कर रहे हैं। आपने तो कभी वोट दिया ही नहीं ना पहले ढंग से।
जैसे अयोध्या की सीट कभी भाजपा की सीट नहीं थी ना, आपने कब सोचा था कि राम मंदिर बन जाएगा? आपने कब सोचा था 370 हट जाएगी? आपने कब सोचा था कि मतलब अयोध्या के टेम्पल में जो मैंने वो रिपोर्ट डाली है, उसमें 2 लाख लोग आते थे अभी। अयोध्या शहर में 2 लाख लोग आते थे प्री टेम्पल। अब कितने आ रहे हैं? 2 करोड़ महीने के आ रहे हैं। 1000 गुना से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। करीब 15 से 20 करोड़ लोग अयोध्या आ रहे हैं। ये दिस हाँ, डेटा इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ आगरा का डेटा। आगरा का डेटा क्यों कह रहा हूँ कि आगरा इंडिया का ब्रोशर है। आप इंडिया का कोई ब्रोशर देख लेना 2014 से पहले का, वो ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल में खत्म होता था। आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट के ऑफिस चले जाइए, यूके में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, जो भारत से संबंधित हो, उसमें ताजमहल बना होता है बस। अभी अभी ताजमहल से ज़्यादा लोग अयोध्या में आ रहे हैं, काशी में आ रहे हैं। काशी में इस बार न्यू ईयर में आपने देखा था क्या हाल हो गया था, वहाँ होटल नहीं मिल रहा था। कितनी सुंदर बात है कि अपने यहाँ लोग अंग्रेजी न्यू ईयर में भी काशी जा रहे हैं, अयोध्या जा हुँ। रहे हैं। प्रयाग में मैं तो प्रयाग में 1 महीने था, क्या माहौल था वहाँ पे। 66 करोड़ लोग कहाँ-कहाँ से उठ के आ गए। तमिलनाडु से उठ के, बंगाल से उठ के, उड़ीसा से उठ के, तेलंगाना से उठ के मतलब जब इलेक्शन कमीशन ने 2024 का इलेक्शन करवाया तब तो 64 करोड़ लोगों ने वोट किया, 64 करोड़ लोगों ने वोट करा। और वोट कहाँ करते हैं? आप अपने घर से 1 किलोमीटर दूर। और जब योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी ने कुंभ के लिए बुलाया, जब एक धार्मिक आह्वान हुआ, तो 66 करोड़ लोग चले गए। अपने-अपने घर से उठ के चले गए। मतलब इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा 2 करोड़ लोग वहाँ चले गए। जाके आ गए। तो ये बात बड़ा अनटैटल करती है, जो दूसरी साइड है। तो वो इसमें कहीं तो पुलाव ढूँढ लेते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जनता को विवेकशील होना चाहिए। इधर का डायलॉग सुन के उधर का डायलॉग सुन देखिए क्रेडिबिलिटी क्या है, कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी जैसे कर्नाटका में बनी, जैसे हिमाचल में बनी, जैसे तेलंगाना में, क्या करा उन्होंने वहाँ पे? कोई आमूलचूल परिवर्तन कर दिया? नहीं। हर जगह रेवेन्यू डेफिसिट में सरकारें चल रही हैं, लोन लेके सरकारें चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से सरकारें चल रही हैं। कुछ कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज है वर्सेस आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है, वर्सेस आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जहाँ पे भाजपा की सरकार हो रही है, बार-बार क्यों रिपीट हो रही है? ड्रास्टिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं हर चीज़ में गवर्नेंस में? मगर जनता को देखना पड़ेगा, जनता को अपना भला चाहिए। तो उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वो करना पड़ेगा, किसने ये कहा, किसने वो कहा क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है, बहुत टूल किट्स हो गई हैं, बहुत विदेशी पैसा है इस तरह की सरकारों को हटाने के लिए। तो हाँ, जनता को थोड़ा सावधान रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। ये बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल है जहाँ पर हमको पता नहीं चलता हो क्या रहा है और इसमें बहक जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या होता है क्योंकि जो अच्छे एक एक जो अच्छा पर्पस है उसको भी मिट्टी में जाता है वो भी और जो बुरा है वो आगे चले जाता है। शांतनु जी थैंक यू सो मच सर आपने टाइम निकाला। दिस इज़ ये एक बहुत बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही है एंड मुझे मैं अच्छा आपसे लगा। कोशिश करूँगा ऐसे ही सीखते रहें आगे हम लोग। हम लोग मिलते अ, रहें, हम लोग मिलते रहें। थैंक बल्कि यू एक सो मच सर। उत्तर प्रदेश के बजट पे जितने भी टेम्पल्स आए हैं, उनकी जो इकोनॉमी है, उस पे कभी लंबी चर्चा करेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जिस पार्ट में आपको लगा हो कि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ आपको ऐड करना है, उस पार्ट के टाइम को लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप क्या ऐड करना चाहते हैं या क्या आपके कुछ विचार हों उसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।